और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई सुप्रिया सुले। बोले बीजेपी बेईमानी की सरकार चला रही है लेकिन ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। सर आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूसीसी को किसी भी हाल में जो है लागू नहीं होने देंगे क्योंकि ये देश के संविधान के खिलाफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी। बताएंगे आखिरकार प्रियंका गांधी का क्या है पूरा प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। बोले मणिपुर की हिंसा किसकी जिम्मेदारी है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें एनसीपी में टूट के बाद अजित पवार पर भड़के शरद पवार। बोले मेरे मरते दम तक फोटो पर मेरा ही हक रहेगा। आपको बता दें अजित पवार अब शरद पवार के फोटो का यूज कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव बोले 2024 से पहले ही बीजेपी में टूट शुरू हो जाएगी। बताएंगे क्यों बोला अखिलेश ने ऐसा। वहीं पर राहुल गांधी ने केसीआर को दिया एक और बड़ा झटका। आपको बता दें केसीआर के दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में शामिल। आपको बताते चले वही कर्नाटक वाला गेम कर रहे हैं राहुल गांधी यहां पर भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के रोहित पवार। बोले फिलहाल बीजेपी करा सकती है 2023 में ही लोकसभा चुनाव। बताएंगे आखिरकार 2024 से पहले 23 की बात क्यों हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। बोले बीजेपी देश की सबसे करप्ट पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले कल तक जिनके 70,000 करोड़ के घोटाले गिनवा रहे थे आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं अजीत पवार की गोद में। बताएंगे क्या कुछ बोला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी ने फैलाया है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देश में। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी महंगाई गरीबी में सबसे आगे है लेकिन जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए बीजेपी इन मुद्दों से भागती है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी बिल का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। आप सब जानते हैं कि विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर यूसीसी को एक मुद्दा बना रही है जबकि वो कोई मुद्दा है ही नहीं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज कर रही है। और सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना जरूरी नहीं है कि अभी देश में लागू किया जाए। पहले देश में जो मेन प्रॉब्लम्स है जैसे महंगाई गरीबी बेरोजगारी इन मुद्दों पर बात होना चाहिए, इस पर कोई समाधान निकालना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत कर रही है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसको विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें जब भी कोई चुनाव आने वाले होते हैं करीब इलेक्शंस तो बीजेपी जानबूझकर इसी तरीके के मुद्दे उठाकर लाती है। या तो वो आपसे मंदिर मस्जिद पर बात करेगी या फिर इसी तरीके कुछ कानून लेकर आएगी जिसमें हिंदू मुसलमान हो ताकि बीजेपी को एक प्रोपेगेंडा मिल जाए। जाहिर सी बात है बीजेपी को सिर्फ दोस्तों एक वो चाहिए रहता मुद्दा, उस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा 2 बार बीजेपी ने राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ा कि हम बाबरी की जगह राम मंदिर बनवा रहे हैं, हमारी वजह से ही राम मंदिर बन रहा है। मतलब साफ साफ इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यही कह रहा है कि ये फैसला हमने ही कराया है सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी सुप्रिया सुले, बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एनसीपी की नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें भाई अजीत पवार के ऊपर भी जमकर भड़की। दरअसल अजीत पवार ने दोस्तों अपनी महाबैठक में कल अपनी जो मीटिंग थी उसमें कहा कि अब शरद पवार को घर बैठ जाना चाहिए, अब उनके बस की राजनीति नहीं है। उनकी उम्र 83 साल हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार के बारे में अजीत पवार ये बोल रहे हैं, जबकि अजीत पवार के चाचा हैं शरद पवार, और उसके बाद भी वो अपने चाचा को घर बैठने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल जब किसी को पैसे की हवा लग जाती है दोस्तों, तो वो इंसान बदल जाता है। आपने देखा होगा पैसे के लिए इंसान क्या क्या करते हैं। अडानी और अंबानी को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने कितनी मेहनत की है। हमारे देश की सारी चीजें बेच डाली, LIC बेच दी, ऑयल कंपनी अडानी को दे दी, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, तमाम चीजें अडानी के पास चली गई हैं। उसी तरीके से अजीत पवार को दोस्तों लालच दिया गया पद का, और अजीत पवार ने अपने चाचा के खिलाफ ही मोर्चा खोल डाला। यही कारण है जो सुप्रिया सुले ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे बारे में जो भी बोलोगे हम सुन लेंगे, लेकिन बाप पर मत जाना। आपको बता दें घर बैठने की सलाह जो दे रहा है अजीत पवार, तो सुप्रिया सुले ने उनको काफी लोगों के नाम गिनवाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल फारूक अब्दुल्ला मेरे पिताजी से 1 साल बड़े हैं, वो अभी भी राजनीति में। अमिताभ बच्चन 82 साल के हैं, 82 साल के, वो आज भी एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में इंसान की उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, सुप्रिया सुले ने कहा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, ये एक चीज जो है ये हमेशा याद रखना चाहिए इंसान को कि आप भी कभी उस एज में आओगे। जाहिर सी बात है, इंसान इस दुनिया में आया है तो हमेशा एक ही एज में नहीं रहेगा, उसकी एज तो बदलती ही रहेगी जैसे दुनिया के तौर तरीके। लेकिन जो अजीत पवार ने कल बोला, उस चीज को लेकर सुप्रिया सुले ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि कल तक जो ये कह रहे थे कि एनसीपी एक करप्ट पार्टी है, उसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, आज उन्हीं की गोद में जाकर, अजीत पवार की गोद में जाकर बीजेपी बैठ गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री की जबान में हड्डी तो है नहीं, जो जी चाहता है वो बोल देते हैं, और दूसरे ही दिन अपनी गोद में बिठा भी लेते हैं उन भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें बीजेपी डालती है और साफ करके निकाल लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। बोले मणिपुर की हिंसा किसकी जिम्मेदारी है। आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर की हिंसा के ऊपर फिर से एक बार राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मणिपुर की हिंसा किसकी जिम्मेदारी है, ये जवाब दिया जाए। दरअसल मणिपुर में 50 दिन से ऊपर हिंसा हो चुके हैं, अभी भी कहीं इक्का दुक्का हिंसा होती हुई नजर आ रही है। और मणिपुर में जो हाल हुआ दोस्तों सबने देखा, खास करके वहां के लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी थी। अब इसको लेकर जमकर भड़कते हुए यहां पर नजर आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पीएम से पूछा कि आखिरकार मणिपुर की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब दे दे। दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास मणिपुर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सरकारें गिराकर सरकार बनाने के लिए टाइम है, विधायक खरीद कर अपनी सरकार में लाने के लिए टाइम है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री के पास अमेरिका और मिस्र की मस्जिद में जाने के लिए भी टाइम है, लेकिन हमारे भारत की मस्जिद में, इंडिया की मस्जिदों में जाने के लिए टाइम नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आप बाहर जाकर, विदेश जाकर घूम रहे हो, लेकिन आपने एक भी बार मणिपुर के बारे में बात नहीं की। ना आप मणिपुर गए, ना आपने मणिपुर के ऊपर कोई ट्वीट किया, ना कोई संदेश दिया उन लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वोट मांगना होते तब तो आप सबसे पहले दौड़ते हो, लेकिन जब वोट देने की बात आई दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़न छू हो गए। जब मणिपुर को संभालने की बात आई, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद सियासत गर्म हो गई थी। राहुल गांधी पहले ऐसे इंसान थे जो बिना डरे मणिपुर गए और हर जगह गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों उन तमाम लोगों से मुलाकात भी की जो मणिपुर में परेशान थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, शरद पवार के पोते रोहित पवार का सनसनीखेज खुलासा। बोले 2024 से पहले 2023 में ही होंगे चुनाव, ये लिख कर ले लीजिए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने जानबूझकर एनसीपी के विधायकों को खरीदा है, क्योंकि 2024 से पहले ही लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं 2023 में। अब दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर पूरा मामला है क्या। रोहित हैं वो आपको बता दें शरद
पवार के पोते हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल 2024 से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। ईवीएम पर भी उन्होंने जो है काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ लोग आए थे जो कि यहाँ पर ईवीएम में का जो काम होता है दोस्तों रिपेयरिंग का, वो शुरू कर रहे थे। उसको लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर 2024 में होने वाले थे वो लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। ईवीएम की जांच रिपोर्ट लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव 5 से 6 महीने पहले ली जाती है और 4 दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी ईवीएम मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। इसकी वजह कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार है। पार्टी कर्नाटक में हार गई थी। यह स्थिति मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्य में भी पैदा हो सकती है। पार्टी में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनसीपी और शिवसेना को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी की जो स्थिति है वो और भी राज्यों में हारने वाली है, इसीलिए बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि ये जो बात उन्होंने बोली है दोस्तों शरद पवार के पोते ने, ये चुनाव से पहले, वक्त से पहले वाली बात पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी और आपको याद होगा नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है, क्योंकि बीजेपी को हार का डर लगा है कि अगर तब तक रुके तो गेम ही ओवर हो जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, योगी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर हमेशा योगी सरकार दावे करती है कि देखिए हमने कितनी अच्छी सड़कें बना दी, कितने अच्छी जो है यहाँ पर सड़कें बनाई हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं आती है। अब आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी की यही पोल खोलते हुए एक वीडियो को साझा किया, यानी कि शेयर किया है। शेयर करते हुए उन्होंने इस वीडियो की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि यह है प्रदेश गड्ढा मुक्त प्रदेश का सच, जहां पर भाजपा के भ्रष्टाचार में सारी सड़कें डूबी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें, एक लखनऊ के एक हॉस्पिटल के सामने सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि कार उसमें जाकर घुस गई, और अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी नदी नाले में जैसे कार घुसी हो, जबकि वो सड़क के बीच का गड्ढा था। इतना गहरा गड्ढा हो गया कि पूरी सड़क ही धंस गई। जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोली। अखिलेश यादव ने कहा कि बलरामपुर हॉस्पिटल के पास सड़क धंसने से गंभीर घटना हो सकती थी। जनता के अलावा यहां एम्बुलेंस भी आती जाती रहती है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर तत्काल में कार्रवाई होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा यह है योगी आदित्यनाथ के सच का जो है कट्ठा चिट्ठा, जहां पर बीजेपी बार बार ये दावे करती है कि हमने सड़कें बहुत अच्छी बनवा रखी हैं, जबकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि सड़कों के हाल क्या हो रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, अगर आप मध्य प्रदेश में सड़कें देख लेंगे तो आप जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए बैठ जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ओल्ड भोपाल है खास करके, वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसी हालत है। सड़कों पे आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको खड्डे खड्डे मिलेंगे, सड़कें नहीं दिखाई देंगी। हालांकि न्यू भोपाल पर सरकार काम करती है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वहां से मंत्री शंत्रियों की गाड़ी ज्यादा गुजरती हैं। लेकिन ओल्ड भोपाल की आप हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओल्ड भोपाल जो है दोस्तों, इसको तो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया यहाँ की सरकार ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। बोले कौन सा पाउडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जिससे वो भ्रष्टाचारियों के सारे दाग धो डालते हैं। दरअसल संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बताने का काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी, आज उनको अपनी गोद में बिठाकर सहलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई। जी हाँ, संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री 3 दिन पहले लोगों को ये ज्ञान बांट रहे थे कि एनसीपी बहुत करप्ट पार्टी है, उसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। संजय सिंह ने कहा कि कल जिन पर आरोप लगा रहे थे अजीत पवार पर, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं उनके ऊपर ईडी के गंभीर आरोप हैं और ईडी उनके ऊपर शिकंजा कसे हुए थी। ईडी के डर से जो है बताया जा रहा है इन लोग ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और एनसीपी को धोखा दे दिया। लेकिन इनकी हालत बहुत बुरी होगी। आपने देखा अभी कर्नाटक में जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया था उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि जनता ने उन्हें दोबारा वोट ही नहीं दिया। और ये हालत दोस्तों अब बीजेपी में जाने वाले अजीत पवार हो
या वो तमाम नेता हो जिन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, उनकी भी होने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता बेईमानों को वोट तो देगी नहीं। जो लोग दल बदल करते हैं, जो लोग इधर से उधर चले जाते हैं, उनको वोट देने से फायदा भी क्या है? पता चल रहा है आपने वोट दिया कांग्रेस में और वो कांग्रेस छोड़कर शामिल होगा बीजेपी में। इसीलिए दोस्तों, जनता दोबारा उन लोगों को वोट कभी नहीं देती जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से ही बेईमानी करते हैं। और ऐसे ही एनसीपी के नेताओं के साथ भी होगा, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कर्नाटक में भी यही हुआ था। बीजेपी जोड़ तोड़ तो कर लेती है, लेकिन दोस्तों जब चुनाव करीब आते हैं तो उसकी ही पार्टी में सेंध लग जाती है, आपस में ही नेता लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब टिकट का बंटवारा होगा तो आप किन लोगों को टिकट देंगे? या तो आप एनसीपी के नेताओं को टिकट देंगे। अगर आप एनसीपी के नेता को टिकट देते हैं तो बीजेपी के नेता खफा हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी के नेता को टिकट देते हैं तो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के जो शिवसेना छोड़कर आए वो खफा हो जाएंगे। तो अभी तो भले ही इन्होंने शामिल कर लिया एनसीपी के नेताओं को सिर्फ पार्टी तोड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों जब आप समझिए, जब इलेक्शंस करीब आते हैं और जब टिकट बांटने की बात आती है तो बीजेपी में ही फूट मच जाती है। बीजेपी पार्टी में ही तोड़ जमाओ चलने लगती है और तमाम विधायक एक एक कर पार्टी छोड़ के कांग्रेस या अन्य पार्टी में शामिल होने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, जब टिकट बंटवारा होगा, तो आप किसको टिकट दोगे? एनसीपी के नेताओं को दोगे या एकनाथ शिंदे के ग्रुप को दोगे या खुद के नेताओं को दोगे? यही कारण है जो बीजेपी में भगदड़ मचेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की 22 तारीख के दिन, यानी कि 22 जुलाई को दोस्तों आपको बताते चले, यहां पर ग्वालियर में प्रियंका गांधी की एक महारैली होने वाली है। आपको बता दें, ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है कि ग्वालियर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। लेकिन आपको बताते चले, अब प्रियंका गांधी यहीं से हुंकार भरने वाली है। दरअसल कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश जीत तो शुरू हो चुका है और ऐसे में मध्य प्रदेश को जीतने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी जान लगा चुकी है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, क्योंकि जो 2-3 सर्वे निकलकर सामने आया उसमें भी ये साफ हो गया स्पष्ट कि कांग्रेस की ही सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। आपको बताते चले, अब जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है, जहां पर अब प्रियंका गांधी 22 जुलाई को अपनी महारैली ग्वालियर से शुरू करेंगी। इससे पहले आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने जो है यहाँ पर दोस्तों इससे पहले भी एक रैली की थी और वहीं से उन्होंने शंखनाद बजा दिया था मध्य प्रदेश का। अब साफ देखा जा सकता है कि ग्वालियर से प्रियंका गांधी की रैली, यानी कि मध्य प्रदेश जीतों का जो बिगुल है वहीं से बजेगा और साफ दिखाई दे रहा है कि अब ग्वालियर में जानबूझकर प्रियंका गांधी गरजेंगी और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बेईमानी थी उसको भी लोगों को उजागर करवाएंगी। सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के कई विधायक उड़ा लिए थे जो उनके समर्थक थे और इसी के कारण मध्य प्रदेश की सरकार लगभग 1.5 साल चलने के बाद गिर गई थी। और अब इसको लेकर भी मध्य प्रदेश में वही मुद्दा उठेगा, एक तो बीजेपी के भ्रष्टाचार का और दूसरा दल बदल का, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भागे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक मुद्दा बना लिया है, जिस तरीके से विश्वराज बॉम्बई को घेरा गया था और येदियुरप्पा को कर्नाटक में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आज बीजेपी क्या कर रही है देश में। आज देश में पार्टियों को तोड़कर बीजेपी अपनी सरकारें बनाती है। जनता इन्हें वोट नहीं देती तो जनता के खिलाफ जाकर पार्टियों को, लोगों को डरा धमकाकर ईडी सीबीआई से या फिर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जाती है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी की ज्यादातर राज्यों में जो सरकारें हैं वो इसी तरीके से बनी हुई हैं, लेकिन जनता जो है 2024 में इसका जवाब देगी। खड़गे ने कहा कि आज बीजेपी हर जगह चुनाव के बजाय पार्टियों को तोड़ना सही समझती है, वो जगह जगह जाकर जो यहाँ पर पार्टियों में फूट डालती है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप खैर हमेशा ही लगते रहते हैं कि बीजेपी देश के विकास के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाती है और जो सरकार चल रही होती है उसको गिराकर खुद की सरकार बनाने का काम करती है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री पीएम पद से हटेगी, बीजेपी की सारी पावर खत्म। जाहिर सी बात है, अभी देश आपके पास है तो पावर भी आपके पास है। एक बार आप पीएम पद से हटे कि पावर किसी और के पास चली जाएगी, फिर आप देखना एक एक करके सारे राज्यों से बीजेपी साफ। वीडियो अच्छा लगे तो